मेरा वेश तिरंगा है, आवेश तिरंगा है, परिवेश तिरंगा है, मेरा देश तिरंगा है, मेरा गान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है, स्वाभिमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उस पर गर्व करते हैं और आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको हम समर्पित करने जा रहे हैं, आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को समर्पित करने जा रहे हैं ऑनलाइन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन देश के नाम कविताओं का प्रणाम। देश के दिग्गज कवियों के साथ हम ये लेकर के आए हैं जब उन्होंने कविताओं का प्रणाम देश के नाम लिखा है, जहाँ हमारे पूर्वज मैत्री शृंगुप्त जी कहते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की है, मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ऑनलाइन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन देश के नाम कविताओं के प्रणाम, इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को आप शुरू से लेकर के पूर्ण होने तक देखें, आपको आनंद आएगा, क्योंकि ये देश के नाम कविताओं का प्रणाम है। आप प्रदीप पंवार को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते रहें। हम आपको अब लेकर चलते हैं इस कवि सम्मेलन में देश के नाम कविताओं का प्रणाम। जैसे कवि सम्मेलन की परंपरा रही है कि हम हर कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है कि माँ की वंदना से कवि सम्मेलन शुरू होते हैं। हमने पहले माँ भारती की वंदना की है क्योंकि ये अवसर है स्वतंत्रता दिवस का, 74वें स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। अब आइए माँ को इस मंच पर इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैं अपनी कविता की पंक्तियाँ माँ के चरणों में समर्पित करूँ। माँ हमारे ज्ञान को नित नया विस्तार दो, माँ हमारे ज्ञान को नित नया विस्तार दो, स्वरों को साधना शब्दों को निखार दो, शब्दों को निखार दो। तन हमारा बांसुरी, तन हमारा बांसुरी, तू ही हर सांस है, तू ही हर सांस है, मन के इस मंदिर में तेरा ही वास है, तेरा ही वास है। काव्यमयी काया को, काव्यमयी काया को सदा सद विचार दो, स्वरों को साधना, स्वरों को साधना, शब्दों को निखार दो, शब्दों को निखार दो। तो माँ की वंदना के साथ आइए आज के इस ऑनलाइन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन देश के नाम कविताओं का प्रणाम ऑनलाइन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप जब शुभारंभ करने जा रहे थे कि ऐसे कवि को मैं आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिसने अपनी हास्य प्रतिभा से अपने छोटे से गांव लांबारी सिंह का नाम देश के बड़े शहरों में रोशन कर दिया। वो हास्य कवि होता है सूरत अजनबी, जो अपनी मौलिक छवि रखता है, उसे जानते सभी हैं। वो अपनी मौलिक छवि रखता है, उसे जानते सभी हैं, पर काव्य की दुनिया उसे कहती है सूरत अजनबी। तो आइए सूरत अजनबी को बुलाते हैं और सुनाते हैं, हास्य की विधाओं से आपको लोटपोट करने के लिए आ रहे हैं सूरत अजनबी, आपकी तालियों के बीच। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप जितने भी लोग इस ऑनलाइन देश के नाम कविताओं के प्रणाम कवि सम्मेलन को देख रहे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। देश के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कवि प्रदीप जी पंवार सर के संयोजन और संचालन के अंदर इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में मैं सूरत अजनबी आप सबको प्रणाम करते हुए, आइए दोस्तों एक स्थिति से आपको मिलवाता हूं। इतना बढ़िया कवि सम्मेलन ये करवा रहे हैं, लेकिन कई बार कैसे कवि सम्मेलन होते हैं, एक कवि सम्मेलन की स्थिति में आप लोगों को बताता हूं। आप सुनना, मजे लेना और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। मैं एक स्थिति आप लोगों के सामने रखता हूँ, सुनना। एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया, एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया,
जिसमें देश के गिने चुने 5 टल्ली कवियों को बुलवाया। भाई साहब, बुलवाया क्या, मंगवाया। एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया जिसमें देश के गिने चुने 5 टल्ली कवियों को बुलवाया। भाई साहब, बुलवाया क्या, मंगवाया। कवियों का जब मंच पर जाने का नंबर आया तो 4-4 आदमियों ने टांगा टोली करके उनको मंच पर पहुंचाया। पहले महाकवि तो जो ही मंच पर पहुंचे ठेठ, हाथों हाथ ही गए लेट। पहले महाकवि तो जो ही मंच पर पहुंचे ठेठ, हाथों हाथ ही गए लेट। दूसरा टल्ली भी कुर्सी पर बैठा ही था, आंखें नीचे, बैठते ही कुर्सी ऊपर और टल्ली नीचे। दूसरा टल्ली भी कुर्सी पर बैठा था, आंखें नीचे, बैठते ही कुर्सी ऊपर और टल्ली नीचे। भाई साहब, उसकी तो दशा और दिशा दोनों ही फिर गई। उसने सोचा रे अपनी सरकार तो सोनिया की सरकार की तरह गिर गई। तीसरा टल्ली तो टल्लीपन के लिए कुछ ज्यादा ही था उतारू। तीसरा टल्ली तो टल्लीपन के लिए कुछ ज्यादा ही था उतारू। एक केटली में मंच पर ही लेकर आया था दारू। उसने नलकी को इनक्लोथ मुंह तक कर रखा था फिट और कह रहा था मुझसे ज्यादा कौन टल्ली कवि हो जाएगा हिट। उसने नलकी को इनक्लोथ मुंह तक कर रखा था फिट और कह रहा था मुझसे ज्यादा कौन टल्ली कवि हो जाएगा हिट। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। आते ही बोला हम आ गए शान से, हालांकि हमारे निमंत्रण तो पिछले साल था। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। आते ही बोला हम आ गए शान से, हालांकि हमारे निमंत्रण तो पिछले साल था। पांचवें कवि ने भी नहीं छोड़ी थी कोई कसर। पांचवें कवि ने भी नहीं छोड़ी थी कोई कसर। उस पर भी था दारू के महाप्रकोप का असर। जैसे तैसे संचालन के लिए वो माइक तक गया। जैसे तैसे संचालन के लिए वो माइक तक गया। इतने में कवि सम्मेलन में ही मोड़ आ गया नया। खुद आयोजक जी लहराते हुए मंच पर आए। खुद आयोजक जी लहराते हुए मंच पर आए। अपने साथ 5 मालाएं लाए। मालाएं फैली थी। 2-2 फूलों के बीच एक दारू की थैली थी। मालाएं फैली थी। 2-2 फूलों के बीच एक दारू की थैली थी। भाई साहब, आयोजक ने कवियों के ही नहीं, भाई साहब आयोजक ने कवियों के नहीं, श्रोताओं के टल्ली होने की व्यवस्था भी कर रखी थी भयंकर। पानी के साथ खड़ा करवा दिया भाई साहब एक दारू का भी टैंकर। पानी के साथ खड़ा करवा दिया भाई साहब एक दारू का भी टैंकर। इतने में खड़ा होकर बोला पीछे बैठे कवियों से एंकर, यार तूने एक पैक ज्यादा पिला दिया। यार तूने एक पैक ज्यादा पिला दिया। मुझे तो सारे सुनने वाले तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं। वो बोला रे तुझे तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो आज सारे सुनने वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। वाह वाह सूरत, मजा आ गया भाई। संचालक बोला, ये सुनते संचालक बोला लगता है आप दोनों अपनी यादाश्त भूल आए हैं। अरे मूर्खों, अभी तो सुनने वाले नहीं आए हैं। लगता है आप दोनों अपनी यादाश्त भूल आए हैं। अरे मूर्खों, अभी तो सुनने वाले नहीं आए हैं। इतना सुनते ही जो सबसे ज्यादा टल्ली था उसने मुंह खोला और संचालक से बोला, लगता है संचालक महोदय आपकी बुद्धि को भी आज शनि महाराज जकड़े हैं। जब कोई नहीं आए तो इतने सारे कौन खड़े हैं। संचालक ने हाथ जोड़कर कहा भाई साहब आज तो आपने भी ज्यादा ही पी लिया है। ध्यान से देखो ये सुनने वाले नहीं टेंट की बल्लियां हैं। भाई साहब आज तो आपने भी ज्यादा ही पी लिया है। ध्यान से देखो ये सुनने वाले नहीं टेंट की बल्लियां हैं। क्या बताऊं भाई साहब, वो कवि सम्मेलन की रात बिना कवि सम्मेलन के ही बीत गई। उस रात मुझे पता चला कि आदमी से शराब जीत गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना सूरत अजनबी की हास्य प्रतिभा को, हास्य कविताओं को, और आप सुन करके ये मान गए होंगे कि सूरत सभी के मन में हास्य की सूरत पैदा कर देता है। अब हम रस परिवर्तन करते हैं और सपने आते हैं, सच हो जाते हैं। सपनों में अपने आते हैं और अपनों के साथ जब मोहब्बत की बात होती है
तो उन सपनों की कोई अलग ही बात होती है। लेकिन जिन्हें हम आमंत्रित करने जा रहे हैं उनका तो नाम ही सपना है। लेकिन आज आपके बीच में अपनी कविताओं का प्रणाम लेकर के, देश के नाम लेकर के, अपनी विधा के अनुसार जो आ रही हैं उनका नाम होता है, कविता की दुनिया की बहुत ही बड़ी कवित्री दौसा से आपके बीच में ऑनलाइन जुड़ने जा रही है सपना सोनी। मस्त मस्त गीत जब मंच पर छाते हैं, जब सपना सोनी आती है, तो मस्त मस्त गीतों की अब प्रस्तुति होनी है। मस्त मस्त गीत की प्रस्तुति होनी है, क्योंकि अब आपके बीच आ रही सपना सोनी है। तो जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आपकी सपना सोनी जी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कवयित्री सपना सोनी दौसा राजस्थान से आप सभी के बीच अपना एक गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ। गीत का आनंद लीजिएगा। गीतिका मैं बनूं, गीत हो जाओ तुम, शब्द की रूह में प्रीत बो जाओ तुम। गीतिका मैं बनूं, स्वर बनो तुम मुझे, लै पुकारो कभी, और सरगम को ही में उतारो कभी। कर लो मनोहार कुछ प्रीत की ताल से, साज संगीत में मीत खो जाओ तुम। गीतिका मैं बनूं। वाह वाह वाह, क्या हर बात घड़ी है। छवि तुम्हारी बसे छंद में, जैसे खुशबू समाई हो मकरंद में। मौन एहसास है याद बनकर कभी, एक पल को नयन तट भिगो जाओ तुम। गीतिका मैं बहूं, मैं बहूं नित नदी सी अगर तुम कहो, किंतु तुम साथ में हम सफर बन रहो। एक अनुबंध हो चांदनी चांद सा, एक अनुबंध हो चांदनी चांद सा। तुम में खो जाऊं मैं, मुझ में खो जाओ तुम। वाह वाह सपना जी, क्या गीत पढ़ रही हैं। आहा। और गीत का अंतिम स्पर्श। लेखनी थाम कर मैं करूं साधना, और तुम भी करो यूं ही आराधना। मैं हूँ मतले से मक्ता तुम्हारे लिए, मैं हूँ मतले से मक्ता तुम्हारे लिए। मेरे मुखड़े का निष्कर्ष हो जाओ तुम। गीतिका मैं बनूं, गीत हो जाओ तुम। गीतिका मैं बनूं, गीत हो जाओ तुम। शब्द की रूह में प्रीत बो जाओ तुम। शब्द की रीत में प्रीत हो जाओ तुम। अभी आपने सपना सोनी जी से मस्त गीत सुना, आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि ऑनलाइन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जब आपके सामने आ रहा है, कविताओं का प्रणाम देश के नाम जब आ रहा है, तो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पेरोडियाँ। पेरोडी हास्य प्रतिगीत होती है। किसी धुन को पकड़ करके कवि अपने शब्द पिरोता है और आपके दिल तक हंसी को पहुंचाने का प्रयास करता है। उन्हें हास्य प्रतिगीत या पेरोडी कहते हैं। एक लीडर को देखा तो ऐसा लगा जैसे देश का दलाल खाए करोड़ों का माल, जैसे वादों का जाल, जैसे गेंडे की खाल, जैसे भ्रष्टाचारी भोज में रिश्वत का रसगुल्ला हो। ऐसे जब किसी धुन को पकड़कर, मैं कोई पेरोडीकार नहीं, लेकिन मैं अब जो आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं वो देश का नामी पेरोडीकार है, जिसकी पेरोडियां सुन करके लोग नाचने लगते हैं। और वो पेरोडीकार प्रतापगढ़ से ऑनलाइन आपके बीच जुड़ने जा रहा है। जैसे प्रतापगढ़ का नाम काव्य की दुनिया में, पेरोडी की दुनिया में रोशन किया, वो आता है और पैरोडियों के माध्यम से मस्ती लुटाता है, लोगों के दिल में उतर जाता है। उसका नाम होता है शैलेंद्र शेलू। शैलेंद्र शेलू की पेरोडियां
मस्ती ला देती है, आनंद देती है। और अब तो जो पेरोडी आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो पेरोडियां तो देश के समर्पित है, आनंद के साथ देशभक्ति जिनमें भरी हुई है। आइए सुनते हैं, आपकी तालियों के बीच सुनते हैं देश के नामी पेरोडीकार शैलेंद्र शेरू। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र शेरू प्रतापगढ़ राजस्थान से आदरणीय प्रदीप जी पंवर साहब के आदेश पर कुछ पेरोडियाँ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। यहाँ से मैं अपनी पेरोडी शुरू करता हूं, आप आनंद ले सकते हैं। और आनंद क्या, एक देशभक्ति के एक माहौल में आपको ले जाना चाहता हूं। ये जो अभी जो माहौल चल रहा है, हल्का सा जो तनाव चल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि इस तनाव को अब कम करना चाहिए। तो एक पेरोडी के माध्यम से आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। आइएगा। चीन करता नदानी बड़ी, तेरी हरकत सरी सड़ी, मुंह जब भी उठाया तूने तुझे मुंह की ही खानी पड़ी। जग में है टुच्चा थारे जैसा न कोई, जग में है टुच्चा थारे जैसा न कोई, तेरी गिरगिट जैसी अदा ओ रंग बदलेगा तू तो सदा। और तुझे कितना भी समझा ले तू तो रहेगा गधा का गधा, तू तो कभी ना सुधरना रे। जग में है टुच्चा तारे जैसा न कोई, जग में है टुच्चा तारे जैसा न कोई, जग में है टुच्चा तारे जैसा न कोई। वाह वाह सेलू भैया, मजा ले लिया आपने यार। सेना अपनी दुश्मन फोड़े, कब से तरसी अखियां रे, घर में बैठे नालायक क्यों बात करते घटिया रे। सेना अपनी दुश्मन फोड़े, कब से तरसी अखियां रे, घर में बैठे नालायक क्यों बात करते घटिया रे। उरी के हमले में हमने घुसकर मारी गोली, अरे बंद कर दो ये बोली, क्योंकि फौजी को देश पसंद है, 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 फौजी को देश पसंद है। इलू 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 इलू, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू जाबाज डटे सर धड़ से कटे, जब दुश्मन का इलू 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 परमाणु फटे, आतंक घटे खुशबू सी हवा, इलू 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 इलू। जब पुलवामा की माटी पर जाबाज अमर हो जाता है, तब देश का हर बच्चा भी यहाँ जय वंदे मातरम गाता है। वो दिल करता है इलू इलू इलू, अरे इलू 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 इलू। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। अभी आपने शैलेंद्र शेरू की मस्त पेरोडियां सुनी। उन्होंने उन मस्ती के साथ ही सभी के मन को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। आज तो दिन ही देशभक्ति के रंग में रंगने का है। वैसे तो ऐसा कोई दिन ही नहीं होता जिस दिन देशभक्ति का रंग नहीं होता, क्योंकि मेरा रंग दे बसंती चोला ऐसा हम प्रतिदिन गाते हैं। आज ये विशेष अवसर है जब 74वां स्वतंत्रता दिवस है।
आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं हम इस कवि सम्मेलन में। और जब देशभक्ति का रंग छाने लगा है तो मैं एक ऐसे देशभक्त कवि को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं जो सम सेना में रह करके सैनिक जीवन जी चुके हैं और उनकी रगों में देशभक्ति बहती है। वो जब भी बोलते हैं देश के लिए बोलते हैं, जैसे दिखते हैं वैसा लिखते हैं और उनका नाम होता है देश का विख्यात कवि जो आपके बीच में आ रहे हैं। उनका नाम है भाई नरेश निर्भीक, जो निर्भीकता से अपनी कविता पढ़ते हैं, निर्भीकता से लिखते हैं, जब भी लिखते हैं बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आइए मैं इन शब्दों से सम्मानीय नरेश निर्भीक जी को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं, आमंत्रित करने जा रहा हूं कि हमने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। तो आइए आमंत्रित करते हैं आपकी तालियों के बीच राष्ट्रीय औज कवि नरेश निर्भीक। दोस्तों, ये कहना चाहता हूं कि भारत एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है और चीन को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब कहना चाहता हूं कि अपना मन तो ये कहता है, अब खुल करके बोले हम, भारत चीनी संबंधों को समय तुला पर तोले हम। वो भारत के हर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाता है, पूरी दुनिया जान चुकी वो भारत से भय खाता है, पूरी दुनिया जान चुकी वो भारत से भय खाता है। उसके आतंकी संबंधों को दुनिया ने माना है, लेकिन उस गिरगिट को हमने अब तक ना पहचाना है, लेकिन उस गिरगिट को हमने अब तक ना पहचाना है। वेनेजुएला में हम उसको खलते हैं तो खलने दो, मालदीव में भी उसकी चालों को अब ना चलने दो। लंका को लेके भारत के मन में क्यों आशंका है, पूरी दुनिया में जब भारत की ताकत का डंका है, पूरी दुनिया में जब भारत की ताकत का डंका है। चाऊ माऊ से मिलने पर भारत को क्या हासिल है, वो नेपाली गुरखाओं को भड़काने में शामिल है। ड्रैगन खुद ही फंसा हुआ है अपने घर के झगड़ों में, अपना भारत शामिल है अब दुनिया भर के अगड़ों में, अपना भारत शामिल है अब दुनिया भर के अगड़ों में। 1 इंच भूमि भारत की अब ना हम खो सकते हैं, 1 इंच भूमि भी भारत की ना अब खो सकते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं। कि वो दुनिया में मौत बांटने वाला एक अपराधी है, वो दुनिया में मौत बांटने वाला एक अपराधी है। औरों की धरती पर वो नजरें रखने का आदी है, औरों की धरती पर वो नजरें रखने का आदी है। पीओके की धरती पर भी उसकी गुंडागर्दी है, पीओके की धरती पर भी उसकी गुंडागर्दी है। जो भारत का दुश्मन है उससे उसकी हमदर्दी है, जो भारत का दुश्मन है उससे उसकी हमदर्दी है। दक्षिण चीनी सागर में भी सब पर धौंस जमाता है, दक्षिण चीनी सागर में भी सब पर धौंस जमाता है। वियतनाम के द्वीपों को भी वो अपने बतलाता है, वियतनाम के द्वीपों को भी वो अपने बतलाता है। ड्रैगन मान नहीं देता है औरों की संप्रभुता को, ड्रैगन मान नहीं देता है औरों की संप्रभुता को। लामा अब तक ना भूले हैं तिब्बत वाली पशुता को, लामा अब तक ना भूले हैं तिब्बत वाली पशुता को, लामा अब तक ना भूले हैं तिब्बत वाली पशुता को। पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो, पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो। तिब्बत वाली बर्बरता के मुद्दे को जिंदा कर दो, पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो, पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो। तिब्बत वाली बर्बरता के मुद्दे को जिंदा कर दो, तिब्बत वाली बर्बरता के मुद्दे को जिंदा कर दो। ऐसा भीषण युद्ध करो ड्रैगन की चूल्हे हिल जाएं, ऐसा भीषण युद्ध करो ड्रैगन की चूल्हे हिल जाएं। महाशक्ति बनने के सपने सब मिट्टी में मिल जाएं, महाशक्ति बनने के सपने सब मिट्टी में मिल जाएं। जी वाह वाह। और जब दलाई लामा जी अरुणाचल जा रहे थे तो चीन ने अपना विरोध दर्ज कराया। तब कहना चाहता हूं, कहता हूं
कि आओ हम सब मिलकर अरुणाचल और सिक्किम चलते हैं, जहाँ पे चीन की आंखों में भारत के सैनिक खलते हैं। वो अरुणाचल की धरती पर अपनी आंख गड़ाता है, कभी कभी लद्दाख की सीमा में भी वो घुसाता है। डोकलाम में भारत से भिड़ना उसकी कमजोरी है, भूटानी धरती की चोरी और फिर सीना जोरी है। उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तैयार करो, बौने को और बौना कर दो ऐसा भीषण वार करो, बौने को और बौना कर दो ऐसा भीषण वार करो। गूंगे बहरे नहीं बनो अब तो अपने मुंह को खोलो, वो यदि कश्मीर पर बोले तुम भी तिब्बत पर बोलो, वो यदि कश्मीर पर बोले तुम भी तिब्बत पर बोलो। वो भारत का क्या कर लेगा अब तो उसको हड़का दो, हांगकांग और ताइवान में एक चिंगारी भड़का दो। जिस दिन अपनी अग्नि बीजिंग की दूरी को नापेगी, जिस दिन अपनी अग्नि बीजिंग की दूरी को नापेगी, चीनी धरती की तो छोड़ो दुनिया थर थर कांपेगी, चीनी धरती की तो छोड़ो दुनिया थर थर कांपेगी। चीन की आंखों में आंखें अब डाल के ये कहना होगा, चीन की आंखों में आंखें अब डाल के ये कहना होगा, 62 वाला नहीं है भारत अब हद में रहना होगा, 62 वाला नहीं है भारत अब हद में रहना होगा। भारत कल की महाशक्ति है भूल न जाना मर्यादा, कि भारत कल की महाशक्ति है भूल न जाना मर्यादा। परमाणु बम की ताकत है क्या थोड़ी और क्या ज्यादा, भारत माता नहीं डरेगी बीजिंग वाले चूजों से, बौनी सोच को जीने वाले आंखों के उन सूजों से। आंखों के उन सूजों की दीवार तोड़ दी जाएगी, आंखों के उन सूजों की दीवार तोड़ दी जाएगी। जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। और चीनी सामान का बिल्कुल प्रयोग मत करो, वो हमसे पैसा कमाता है और उस पैसे को पाकिस्तान में निवेश करता है, आतंकवादियों को हथियार देता है और उससे हमारे सैनिक मारे जाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि वो भारत के बाजारों के बल पर ही तो जिंदा है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की करता निंदा है। अब उसकी औकात बता दो और उसके भ्रम को तोड़ो, पूरे भारत में ही चीनी उत्पादों से मुंह मोड़ो, पूरे भारत में ही चीनी उत्पादों से मुंह मोड़ो। अब ना काम चलेगा झूठे वादों से और नारों से, अब ना काम चलेगा झूठे वादों से और नारों से। चीनी माल का करो सफाया भारत के बाजारों से, चीनी माल का करो सफाया भारत के बाजारों से। जिस दिन भारत अपनी शक्ति का एहसास कराएगा, जिस दिन भारत अपनी ताकत का एहसास कराएगा, जिस दिन भारत अपनी ताकत का एहसास कराएगा, उस दिन दुनिया में चीनी धंधा चौपट हो जाएगा, उस दिन दुनिया में चीनी धंधा चौपट हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आपने सुना नरेश निर्भीक जी ने निर्भीकता के साथ चीन को ललकारा। चीन, ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व के लिए इस समय एक सिर दर्द है। मैं अपनी पंक्तियों में यह कह सकता हूं और निर्भीक साहब के स्वर में स्वर मिला सकता हूं कि जब चाहेगी हिंद की सेना बीजिंग तक बढ़ जाएगी और खड़े होकर चीनी दीवार पर वंदे मातरम गाएगी। नरेश निर्भीक साहब को धन्यवाद। और अब आइए हम रस परिवर्तन करते हैं और एक ऐसे कवि को आपके बीच आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने रूप रंग को ही दूसरों के होठों पर मुस्कान लाने का माध्यम बनाया। वो कवि जो बेटमा मध्य प्रदेश से चलकर के वाह वाह क्या बात है से होकर के पूरे देश में जिसका हास्य छाया रहता है, उसका नाम होता है संजय खत्री। संजय खत्री को के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। अपने जख्मों को आईना बनाया हमने आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने के लिए। तो आइए आपको हंसाने के लिए हास्य के क्षत्रिय संजय खत्री आपके बीच में आ रहे हैं। तालियां बजा दीजिए संजय खत्री के लिए। हाँ देख लो देश का ये काला धन भी अब गुलाबी हो। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया
कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहां पाया। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हूँ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, हालांकि मैं उन सब में ज्यादा सुंदर, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की। भाई साहब आप तो एक बात बता दो, मैं ये इमरान हाशमी जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी? जिसने शादी की बेचारी वही बड़ी परेशान। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाए। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है, और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा उससे ब्याज समेत लौटा कराऊंगा। ये भी देशभक्त है, और मैं सच्चा देशभक्त हूँ, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ, क्योंकि देश के एक सफेद पोस्ट नेता ने कह दिया एक दिन कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उसने ये बात कही, समस्या ये है कि इस बात बोलने के बाद में देश में ऐसी बात बोलने की जैसे होड़ मच गई, जिसे देखो वो कहने लगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ इस समृद्ध मंच से कि जिस वक्त उस बेवकूफ़ नालायक ने ये बात कही, उसी वक्त यदि वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय यदि उसकी जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या खड़ी दी होती। और समस्या तब और ज़्यादा खड़ी हो गई जब देश के बड़े बड़े कलमकारों ने उसके लिए बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी, और आपको लग जाओ कि मैंने सही बात कर दी हो, यहाँ से वहाँ तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। और मैंने लिखा कि गलती कोई भी करे उसे बराबर डांट देना चाहिए। हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोल सके, मेरा तो कहना है उस जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आंदोलन समाप्त। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाएंगी, क्योंकि मैं के कान में आकर तो कहने से रहा कि तालियां बजाएंगी नहीं। मैं कर भी सकता हूँ, पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं, समय किसी के पास नहीं, क्योंकि माना बेबी को बेस पसंद है, सलमान को एस पसंद है, मालिया को केस पसंद है, लालू को भेस पसंद है। हमने चुना है ऐसा प्रधान देश के लिए जिसको पूरा विश्व करता पसंद है। वाह संजय बाबू, कहने का वाह। तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ कि देश में कोई व्यक्ति नहीं होगा। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति उस स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी, 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए था। मैं तो बता रहा हूँ, मुंबई एक प्रोग्राम में गया, जैसे बोरीवली रेलवे स्टेशन पर उतरा था, एक जूते की पालिश वाला गया, कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रेंद्र यार प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। मेरे कवि मित्र मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर के दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर के दिखा लो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर के दिखाऊं? आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर। मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी देते। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों? तो ऐसे ऐसे नखून घिसने से बाल काले रहते, सफेद नहीं होते। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला, तो सफेद करने के लिए बिल्कुल सफेद करने के लिए बता। मुझे तो याद है भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। एक बार कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, मैं भाई साहब और ये कवित्री, इत्तेफाक से दुर्घटना वहाँ भी घटित हुई। 18वीं मंजिल पर हमको ठहराया, दुर्घटना घटित हुई। कुछ होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका कवित्री को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे,
किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए, अरे जलेबे को तो मत फेंको रे। उसके बाद ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहरा मैं स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा गया और कूद गया। वो जितने भी लोग नहा रहे थे सब बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ाया कि क्या हुआ तो क्या आदमी कलर छोड़ रहा है, मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल देगा भाई साहब। मैं उदास होकर बैठ गया। इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं सद्बात दिला कर ले। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावती स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो केवल अपने दांतों से पहचाने जाता है। यही दिखाई देता। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे हो तो आसपास के लोग शंका पैदा हो, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे जेट प्लस सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकारों को क्यों नहीं की जा सकती। मेरी तो ये स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहो तो गिलेरिया छिपकलियाँ मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊँ तो कई लोग तो मुझे हलेट मशीन वाला समझते हैं। अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मिलके क्या हुआ तो कि वेस्ट इंडीज 2020 वर्ल्ड कप जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कहनी आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर गलत जगह हो गए। क्या बात करें साहब महिलाओं के बारे में। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने प्रोग्राम शुक्रवार के दिन रखा है, यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। घर से बाहर क्या निकलूँ, घर से बाहर निकलूँ तो मोहल्ले की औरतें मुझे शनिवार समझ कर तेल चढ़ा जाती है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया, मैंने क्या बता भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रही। पहले तो वो दहाड़े मार के रोने लगी, फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ही होना है, तू कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। उसकी थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि जब भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहो। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। ऐसा लोग खुश हो रहे हैं जिनका मन मेरा मन से मिलता है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती वो सोचती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। और मैं तो जिस प्रोग्राम मेरे साथ तो समस्या है, मैं अगर किसी महिला को नहीं लड़की को नहीं देखूँ तो क्योंकि देखो काला कर देख भी नहीं रहा है, और यदि देखूं तो क्योंकि काला घूर के देख रहा है। कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर यह सोच के रुक जाता हूँ इस देश में शेर बच्चे ही कितने हैं। तो एक शाम यही साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। एक शाम यूं ही साथ में बाजार में घूम रहे थे, पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में। सुहानी शाम में अरमान नए नए जग रहे थे। हम पत्नी को अनारकली और खुद को सलीम समझ रहे थे। पत्नी भी इस मौके का फायदा पूरी ईमानदारी से उठा रही थी और अपनी पेंडिंग मांग बारी बारी से पूरी करवा रही थी। तभी तुनक कर बोली कि बातें मत बनाओ और हमें कितना प्यार करते हो बताओ। मैंने कहा मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ और तेरा दिया हुआ जहर भी बिना देखे पी सकता हूँ। मैं पत्नी से कह गया है बात ही बात में कि ताजमहल जैसा कमरा जरूर बनाऊंगा तेरी याद में। मैंने इस पल का कई दिनों से अरमान सजा रखा है और तू घबरा मत, मैंने इस महंगाई की वजह से ईंट सीमेंट सरिया सब पहले से मंगा रखा है। तो अपनी कही हुई बातों पर अमल कर तो सही, और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा पर तू पहले मर तो सही। पत्नी तुरंत आ गई क्रोध में। विचार उसने भी रखे अपने प्रतिशोध में कि तुम मेरे मरने का इंतजार करते हो, देखना जरूर पछताओगे और मेरे मरने के बाद कहीं दूसरा ब्याह तो नहीं रचाओगे। मैंने कहा प्राण प्रिय हम तेरी यादों में घुट घुट कर मरेंगे और जब तक तेरी तेरहवीं नहीं हो जाए दूसरा ब्याह नहीं करेंगे। पत्नी फिर झल्लाई, जोर से चिल्लाई कि प्राण प्रिय मैं भी तुम्हारी यादों से ही यह संसार सजाऊंगी और तुम मेरी याद में ताजमहल बनाओ ना बनाओ, मैं तुम्हारी याद में कुतुब मीनार जरूर बनाऊंगी, बनाकर रखूंगी इसे अप टू डेट। और जब भी दूसरा ब्याह किया तो अपने नए पति को करूंगी भेंट।
हम दोनों एक दूसरे से खफा हो गए, कुछ देर के लिए समझो बेवफा हो गए, दोनों खड़े हो गए चुप्पी को साध कर, एक दूसरे के विरोध में अपने हाथों को बांध कर। कुछ देर को यूं लगा जैसे तूफान में सन्नाटा छा गया। तभी मेरा बेटा दौड़ता हुआ आ गया और कहने लगा कि पापा, अंधेरों की पीड़ा क्या जाने रहनुमा उजालों के, अरे हाथ काट दिए जाते ताजमहल बनाने वालों के। मम्मी आपका दिमाग और पापा आपका खोपड़ा अच्छा है, और छोड़ो इन बेकार की बातों को, क्योंकि ऐसे ताजमहल से तो अपना झोपड़ा ही अच्छा है। हमने अपनी अपनी चुप्पियाँ तोड़ी, प्रेम की चादर ओढ़ी। मैंने पत्नी को कहा कि तू मुझे मंजूर है और मैं तुझे स्वीकार हूँ, तू मेरा ताजमहल और मैं तेरा कुतुब मीनार हूँ। भाई साहब, मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा ज़मीर मुझे इस बात के लिए गंवाना नहीं चाहता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना, और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आकर्षित करे तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। पूरा देश लगा हुआ है साहब बेटी बचाओ बेटी बचाओ में। मैं कहना चाहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं बेटी की बचाना है तो बेटों को बचाओ। बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुविचारों से, कुआधारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार, कुविचार, कुआधार से बच गए, उस दिन बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। तो तब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या होती है बेटियां, कि घर में लोबान सी बेटियां, घर में लोबान सी बेटियां, घंटी और अजान सी बेटियां, और इनकी पाकीज़गी को क्या बयां करूँ, नवरात्रि और रमजान सी बेटियां, नवरात्रि और रमजान सी बेटियां। तब मैं कहना चाहता हूँ कि समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है, और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो, पता नहीं बेटियां क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिसमें से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती, और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराया नहीं। देश के नाम कविताओं का प्रणाम। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आप मौसम बदलते हैं और आपको शायरी की दुनिया में लेकर चलते हैं। एक देश के मशहूर शायर को आपके बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिसकी शायरी देश में ही नहीं देश की सरहदों के बाहर भी गूंजती है, और वह टोंक का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं शायरी के लिए। वो मशहूर शायर हैं मेरे जिगरी दोस्त डॉक्टर जिया टोंकी। उन्हें इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा। मैं आईना हूं जो देखूंगा वो साफ लिख दूंगा, मैं आईना हूं जो देखूंगा वो साफ लिख दूंगा। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच हम बुला दे रहे हैं डॉक्टर जिया टोंकी। हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदगान को, हिंदुस्तान के तमाम वासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कहीं दौलत कहीं शोहरत कहीं दुकान रख देना, कहीं दौलत कहीं शोहरत कहीं दुकान रख देना, मेरे हिस्से में एक मजबूर की मुस्कान रख देना। हिंदुस्तान हमारी आन बान शान और मान सम्मान है, इसलिए एक शेर पेश करता हूँ कि कहीं दौलत कहीं शोहरत कहीं दुकान रख देना, मेरे हिस्से में एक मजबूर की मुस्कान रख देना। और बहुत पावन, बहुत शीतल, बहुत निर्मल है ये धरती, मेरी हर आस्था का नाम हिंदुस्तान रख देना। एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ, उसके बाद एक गज़ल कंप्लीट पेश करूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि आँख चुराओ तो आँख चुरा लेना, आँख चुराओ तो आँख चुरा लेना, आँख चुराओ तो आँख चुरा लेना, दिल से मगर मेरे दिल को लगा लेना, दिल से वाह जी मगर साहब, मेरे खूब दिल शानदार, को वाह। लगा लेना। और शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ। प्यार के सागर में चांद जो उतरे तो, प्यार के सागर में चांद जो उतरे तो, मैं भी नहा लूँगा तुम भी नहा लेना, मैं भी नहा लूँगा
तुम भी नहा लेना। एक गज़ल के 2-3 शेर और हासिल कर रहा हूँ। उसने अंगड़ाई को फितना सा बना रखा है, उसने अंगड़ाई को फितना सा बना रखा है, सर पे लगता है क़यामत को उठा रखा है, सर पे लगता है क़यामत को उठा रखा है। शेर पेश कर रहा हूँ, ख़ास तौर से सुनिए। तीर जितने भी चलाना है चलाओ तो सही, तीर जितने भी चलाना है चलाओ तो सही, मैंने दिल अपना निशाने पे लगा रखा है, मैंने दिल अपना निशाने पे लगा रखा है। ये शेर भी आपकी खिदमत में पेश। क्या मिला शीशे दिल तोड़ने वाले तुझको, क्या मिला शीशे दिल तोड़ने वाले तुझको, टुकड़े टुकड़े पे तेरा नाम लिखा रखा है, टुकड़े टुकड़े पे तेरा नाम लिखा रखा है। आज इस पर भी है नज़रें मेरे भाई की भला, आज इस पर भी है नज़रें मेरे भाई की भला, मैंने एक कतरा लहू का जो बचा रखा है, मैंने एक कतरा लहू का जो बचा रखा है। मक्ता पेश करता हूँ। एजिया आस के फूलों की महक से मैंने, एजिया आस के फूलों की महक से मैंने, कोना कोना मेरे इस दिल का बसा रखा है, कोना कोना मेरे इस दिल का बसा रखा है। आखिर में बात ही कहूँगा, मेरे दोस्त, ऐसे दोस्त के जिसको वाक़तन जिसे दोस्ती पर फ़ख्र है और गर्व है, उन्होंने एक चैनल प्रदीप पवार चैनल के नाम से चैनल बनाया है, और उसमें चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के इस कवि सम्मेलन में मुझे भी शामिल किया। मैं उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, दिल से दुआएं कि उनका ये चैनल खूब फले फूले और आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर जिया टोंकी से दिल को छूने वाली शायरी सुनी। आपको निश्चित रूप से आनंद आया हो। ऑनलाइन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन देश के नाम कविताओं के प्रणाम में हम रस परिवर्तन करने जा रहे हैं और हास्य की दुनिया में आपको लेकर जा रहे हैं, और एक ऐसे हास्य कवि को आपके बीच में ऑनलाइन जोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हास्य से पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके लिए कहा जाता है कि वो जब भी मंच पर आते हैं, अपना हास्य सुनाते हैं, तो श्रोता लोटपोट हो जाते हैं। आइए हम उन्हें बुलाते हैं। उनका नाम होता है कमल माहेश्वरी। आइए उन्हें इन शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि व्यंग्यों की बयार में हास्य के कमल खिल जाते हैं जब मंच पर हास्य के रणवीर कमल माहेश्वरी आते हैं। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम अब सुनते हैं कमल माहेश्वरी जी को। माँ वाणी का वंदन करता हूँ, संपूर्ण सदन को नमन करता हूँ। हास्य का कवि हूँ और आप सभी को हंसाने के लिए मैंने इस धरती पर अवतार लिया है। आज बहुत पुनीत विषय को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देश के नाम कविताओं का प्रणाम। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित ये प्रोग्राम भाई प्रदीप पवार के संचालन में आज आयोजित होने जा रहा है। मैं भी इसमें अपनी भूमिका निर्वहन के लिए उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ।
सुनिएगा, अभी अभी देश में एक तत्कालिक घटनाक्रम हुआ है और पांच राफेल एक साथ यहाँ आए हैं, तो उसके ऊपर 4 पंक्तियां बन पड़ी है। उससे मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं। सुनिएगा कि भारत भाग्य विधाता ने आसमानी रणबांकुरों का हौसला बुलंद किया। भारत भाग्य विधाता ने आसमानी रणबांकुरों का हौसला बुलंद किया। हिंद की सैन्य शक्ति के चेहरों का तेज साक्षात सूर्य के मानिंद किया। साक्षात सूर्य के मानिंद किया। मुझे दया आ रही है, अब तेरा क्या होगा रे चीनी चोटे। मुझे दया आ रही है, अब तेरा क्या होगा रे चीनी चोटे। हम पापी पाकिस्तान, भारत की धरती पर एक नहीं, 2 नहीं, 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने एक साथ जय हिंद किया। एक साथ जय हिंद किया। एक साथ जय हिंद किया। तो मैं सैल्यूट करता हूं भारत की सैन्य शक्ति को एवं भारत के भाग्य विधाताओं को कि आज हमारे हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का पराक्रम उन्होंने बढ़ाया है। लीजिए, मैं मूलतः हास्य का कवि हूं और मैं अपनी औकात पे आना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज देश में दुनिया में जितने झगड़े चल रहे हैं, जितने फसाद चल रहे हैं, जो भी जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी क्षेत्र में हो, उस सब का क्या कारण है, उस पे मैंने एक हास्य कविता लिखी है। शीर्षक है खुजली, लिखते ही मेरे ही चली, चली तभी तो लिखी, जिसको भी सुनाई उसमें भी चलती दिखी। कविता लिखकर हुआ परेशान, जिसे सुनाऊं वही अंतर ध्यान। मैंने सोचा रहे कवि महाशय के पास चलते हैं, मैंने सोचा रहे कवि महाशय के पास चलो, उन्हें ही सुनाते हैं, अपनी खुजली मिटाते हैं, लेकिन उन्हें वहां स्वयं खुजाते देख मैं डर गया, दहशत में भर गया। उन्होंने पहले से ही 3 कविता कर रखी थी तैयार, कर रहे थे इंतजार। आए कोई शिकार, जैसे ही पहुंचा मैं गेट में आ गया उनकी चपेट में। जैसे ही पहुंचा मैं गेट में आ गया उनकी चपेट में। उनके हाथ में 3 कविताओं के 9 पन्ने देखकर मेरी आत्मा जल रही थी। उनके तो खुजली मुझसे भी ज्यादा चल रही थी। वो खुजालची बड़े, मैं छोटा, अपनी सुनाए बगैर उनकी कविताओं से लहू लुहान होकर लौटता, दौड़ता तोड़ता सड़क पर आया। तभी एक पुलिस वाले ने मुझे निशाना बनाया। उसकी मुख मुद्रा देखकर यह जानकारी निकल रही थी कि उसको मुद्रा हटाने की खुजली चल रही थी। मैंने मजा लूटने के लिए सुना दिया उसे कविता का प्रथम छंद। उसने कहा, रे बकवास बंद, अरे मतिमंद, कविता सुनाकर मुझे मत सता। दौड़ रहा है, चल लाइसेंस बता। मैंने कहा, जी लाइसेंस, और वो भी पैदल दौड़ने का? वो बोला, हाँ, और टोल टैक्स भी चुका सड़क दौड़ने का। 100 रुपए का नोट लगेगा तुझे भाई इज्जत छोड़ने का। वैसे अपना बिजनेस है लोगों की इज्जत तोड़ने का। मुझ में निकालने लगा न जाने कौन कौन सी ऐब। खुजली ग्रस्त हो गई थी उसकी जेब। मैंने 100 रुपए देकर अपनी जान छुड़ाई और इस पूरे घटनाक्रम की एक कविता बनाई। इस पूरे घटनाक्रम की एक कविता बनाई। यही कविता मैं कवि सम्मेलन में सुना रहा था। एक श्रोता को बड़ा मजा आ रहा था। खुजली खुद के चल रही थी, टांग पड़ोसी की खुजा रहा था। खुजली खुद के चल रही थी, टांग पड़ोसी की खुजा रहा था। अनायास खुजाए जाने से पड़ोसी चकरा गया। उसने पूछा, रे क्या हुआ? वह बोला, मजा आ गया। उसने कहा, तुझे तो मजा आ गया है, तुझ पर कमल जी की कविता का सुरूर चढ़ गया है, पर इधर तो देख भले आदमी, मेरे पाजामे में गड्ढा पड़ गया है। तुझे थोड़ा और मजा आया तो मामला बढ़ जाएगा। अभी तो पाजामे में छेद हुआ है, फिर पाँव में गड्ढा पड़ जाएगा। तो खुजली का ये रोग समाज में इस कदर बढ़ रहा है। 2 पंक्तियां अंतिम रूप से देके जाना चाहता हूं चिंतन की, कि खुजली का ये रोग समाज में इस कदर बढ़ रहा है कि खुजली किसी के चल रही है, गड्ढा किसी के पड़ रहा है। खुजली किसी के चल रही है, गड्ढा किसी के पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। जब कमल माहेश्वरी ने हास्य के कमल खिला दिए हैं, तो आइए इस कमल में से
हम एक दूसरा रस लेकर के आपकी तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपके बीच में एक ऐसी कवित्री, ऐसी शायरा को ऑनलाइन जोड़ने जा रहा हूँ जिनके कई वीडियो, गीत, गज़लों और काव्य की नोक झोंक के इतने वायरल हुए कि उन्हें सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। उनकी शायरी अब आपके बीच में, उनकी कविताएं आपके बीच में आने जा रही है। वो नाम होता है भोपाल से सबिया असर जी का, और सबिया असर जी वह आपके बीच में आने जा रही है। उन्हें इन शब्दों के साथ में बुलाता हूँ। मुझे ये बात याद आती है कि तेरी शायरी में वो जादू है, तेरी शायरी में वो जादू है, बिन डोर खींचे आते हैं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चले आते हैं। तो तालियां बजा दीजिए देश की बहुत बड़ी कवित्री सम्मानिया सबिया असर जी के लिए। शेर हाजिर करती हूँ कि बीती हुई बातों को उजालों की तरह रख, बीती हुई बातों को उजालों की तरह रख, महबूब का गम पाँव की छालों की तरह रख, और हमको भी देख जरा मोहब्बत की नज़र से, हमको भी अपने चाहने वालों की तरह रख। एक गीत हाजिर करती हूँ, आपके सामने सुनिएगा। वो हाजिर कर रही हूँ कि कहाँ खोए हो तुम, है क्यों आँख पूर्णम, सलामत रहो तुम, मुझे दे दो हर गम, तुम्हें मेरे सर की कसम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम। मोहब्बत का दुश्मन है सारा ज़माना, मेरा नाम होठों पे हरगिज़ न लाना, यहाँ प्यार की कोई कीमत नहीं है, किसी की भी दिल में मोहब्बत नहीं है। ये डर है कि पागल मोहब्बत न कर दे, कहीं कोई तुमसे बगावत न कर दे, तुम्हें मेरे सर की कसम, जरा मुस्कुरा दो सनम, जरा मुस्कुरा दो सनम। वाह सबिया जी, आनंद आ गया, वाह। और एक गज़ल का एक शेर, एक मतलब और दो शेर और हाजिर करके सुनिएगा कि दोस्त सब अपने इस ज़माने के, दोस्त सब अपने इस ज़माने के, याद रखने ना भूल जाने के, दोस्त सब अपने इस ज़माने के, लोग अच्छा बुरों को कहते हैं, लोग अच्छा बुरों को कहते हैं, क्या ये दस्तूर है ज़माने के, याद रखने ना भूल जाने के, दोस्त सब अपने इस ज़माने के। किरणें उभरी दिन उगा रुत फिर सुहानी हो गई, किरणें उभरी दिन उगा रुत फिर सुहानी हो गई, किरणें उभरी दिन उगा रुत फिर सुहानी हो गई, धूप खेतों में उतर कर जाफरानी हो गई, धूप खेतों में उतर कर जाफरानी हो गई, जिसके आंगन में गुजारे मैंने अपने रोज शब, जिसके आंगन में गुजारे मैंने अपने रोज शब, उस हवेली की हर एक शे अब पुरानी हो गई,
उस हवेली की हर एक शय अब पुरानी हो गई। कल तलक थे जो मुखालिफ आज मेरे हो गए। कल तलक थे जो मुखालिफ आज मेरे हो गए। बंदा परवर आपकी जब मेहरबानी हो गई। बंदा परवर आपकी जब मेहरबानी हो गई। तो ये शेर हाजिर करते सुनिएगा कि नींद गायब हो गई गोश में आकर तेरे। नींद गायब हो गई गोश में आकर तेरे। मेरे जूड़े की ये कलियां रात रानी हो गई। मेरे जूड़े की ये कलियां रात रानी हो गई। और एक गीत हाजिर करती हूँ, सुनिएगा, आपके बीच में पढ़ रही हूँ कि फिर वो मनाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा। एक दिन मेरे गाँव में पीपल की वो छाँव में। एक दिन मेरे गाँव में पीपल की वो छाँव में गले वो लगाने आएगा। फिर वो मनाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा। किसको खबर थी, किसको पता था एक दिन वो ठुकराएगा। किसको खबर थी, किसको पता था एक दिन वो ठुकराएगा। एक दिन मेरा चाहने वाला झूठी कसमें खाएगा। रंग मोहब्बत लाएगी, एक दिन ऐसा आएगा वादा निभाने आएगा। फिर वो मनने आएगा, फिर वो मनने आएगा। अभी आप सुन रहे थे गज़लों की मलिका सबिया सर जी को, उनकी मधुर गीत सुने। और अब आइए मैं आपके बीच में इस ऑनलाइन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन देश के नाम कविताओं का प्रणाम में एक ऐसे सम्माननीय कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कवि को आपके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिन्होंने हमारे राजस्थान का नाम पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर रोशन किया अपनी हास्य कविताओं से, जिन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया और जिन्हें कहा जाता है ठहाका सम्राट सुरेंद्र यादवेंद्र जी। आइए ठहाका सम्राट सुरेंद्र यादवेंद्र जी को इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। जब मुझे एहसास तेरे जलवे का हुआ, जब मुझे एहसास आपके जलवे का हुआ, आया नहीं कोई ख्याल मेरे ख्याल में, दोनों जहां आईना दिखलाते रह गए, लाना पड़ा आपको आपकी मिसाल में। तो आइए आपकी तालियों के बीच आमंत्रित कर रहे हैं देश के नामी हास्य कवि ठहाका सम्राट सुरेंद्र यादवेंद्र जी को। नमस्ते मित्रों, मैं कवि सुरेंद्र यादवेंद्र आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को प्रदीप पवार के इस YouTube चैनल पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छोटे भाई प्रदीप पवार का आग्रह था कि 15 अगस्त के इस प्रोग्राम में YouTube वाले में, और आजकल बहुत लोकप्रिय ये YouTube चैनल चल रहा है, इस पर मुझे काव्य पाठ करना है, तो मैं उसके आग्रह पर आप सब लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और जैसा कि अगर मित्रों एक बात कोई बाहर का आदमी आकर के पूछे कि हिंदुस्तान के मान सम्मान, स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, संस्कृति, सभ्यता, इन सब का मिलाकर के कोई एक नाम अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, तो मेरे अनुसार शायद वो हो सकता है तिरंगा। और जिस तिरंगे के लिए हमारे जवानों ने अनगिनत बलिदान दिए हैं, कुर्बानियाँ दी है, मैं उसी तिरंगे शीर्षक से एक रचना पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय स्वर्गीय उर्मिलेश जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत था, जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। उसकी थोड़ी बहुत धुन उससे मिलती है, लेकिन पूरा गीत और विषय वो सब मेरा अलग है। मैं तिरंगे पर एक गीत आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा।
कि भारत की आन बान शान के लिए, भारत की आन बान शान के लिए, वंदे मातरम राष्ट्रगान के लिए, तीन रंग वाले स्वाभिमान के लिए, तीन रंग वाले स्वाभिमान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, दिलों में सभी के तिरंगे का वास है, जंगे आजादी का यह एहसास है प्रतीक यह भारतीय शौर्य का, आजादी का अनूठा ये इतिहास है, हर दिन और दिन मान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, बापू की लाठी का था सहारा तिरंगा, पटेल की आंखों का भी तारा तिरंगा, शेखर भगत बिस्मिल बोस को प्राणों से भी प्यारा था हमारा तिरंगा, माता भारती के गुण गान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, गुरुवाणी का है गुण गान तिरंगा, भाई बिल की भी पहचान तिरंगा, वेद भी तिरंगा तो पुराण तिरंगा, वेद भी तिरंगा तो पुराण तिरंगा, आरती तिरंगा है अजान तिरंगा, आरती तिरंगा है अजान तिरंगा, तिरंगे के मान सम्मान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। और सुनिएगा मित्रों कि सारा विश्व जिसको है शीश नवाता, शांति का प्रतीक शौर्य का है प्रदाता, एक तरफ अगर सफेद रंग शांति का प्रतीक है तो केसरिया रंग शौर्य का भी प्रतीक है। उस शांति के रंग को कोई कम तर नहीं आके, क्योंकि उधर साथ में केसरिया भी वो ऊपर है, उसके बाद नीचे सफेद है, कि सारा विश्व जिसको है शीश नवाता, शांति का प्रतीक शौर्य का है प्रदाता, अनेकता में एकता का मूल मंत्र है, अनेकता में एकता का मूल मंत्र है, भारत के भाग्य का है यही विधाता, आसमानी इसकी उड़ान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, आसमानी इसकी उड़ान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। और अभी जो वातावरण हमारे देश की सीमाओं पर है, चीन, पाकिस्तान और नेपाल की जो सीमाएं आर पार, और हमारी सीमा भी वहाँ डटी हुई है, तो इस बंद के माध्यम से मैं तीनों देशों को और भी जो उनके साथ आना चाहते हैं उन सब देशों को, पूरे विश्व को ये बंद समर्पित करना चाहता हूं कि तिरंगा क्या है, कि दुश्मनों के लिए ये भारी बबालू है, दुश्मनों के लिए ये भारी बबालू है, आंधी है तूफान है बड़ा भूचालू है, विश्व का गुरु है विश्व का विजेता भी, विश्व का गुरु है विश्व का विजेता भी, भारतीय वीरों के दिलों की ढालू है, भारतीय वीरों के दिल। और मित्रों एक बात मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं नहीं बिल्कुल किसी को फोर्स करता हूं कि आप सहमत हो कि नहीं हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात मुझे हमेशा कचोड़ती है, दुख होता है, जब तिरंगे को कफन का नाम दिया जाता है, तो अगर दूसरे तार्किक दृष्टि से देखें तो भी कफन केवल एक रंग का होता है, वो सफ़ेद रंग का, तिरंगे में 3 रंग है। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि इसकी जगह कोई दूसरा, कफन की जगह दूसरा शब्द प्रयोग में लाया जाना चाहिए। बहुत दिनों से मुझे ये बात कचोट रही थी, मैंने ढूंढने का प्रयास किया है। अगर आपको लगे कि हाँ उसका वैकल्पिक शब्द ये ज़्यादा सही है कफन के अपेक्षा तिरंगे का, तो फिर जैसा भी है मैं आपके बीच रखता हूँ कि दुश्मनों के लिए ये भारी बबालू है, आंधी है तूफान है बड़ा भूचालू है, विश्व का गुरु है विश्व का विजेता भी, भारतीय वीरों के दिलों की ढालू है,
शहीदों के प्रिय परिधान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। शहीदों के प्रिय परिधान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। और पूरे देश से मैं एक अनुरोध, एक आग्रह, एक निवेदन करना चाहता हूं, केवल सैनिक ही नहीं, हम भी, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर आदमी ये प्रण ले कि आओ ऋण इसका ऋण करें हम, आओ ऋण इसका ऋण करें हम, यम से भी हर दम रण करें हम, यम से भी हर दम रण करें हम। तो यमराज से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये कहाँ लगता है पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, कि आओ ऋण इसका ऋण करें हम, यम से भी हर दम रण करें हम। होम कर प्राणों को हवन कर ले, होम कर प्राणों को हवन कर दे, झुकना न देंगे यह प्रण करें हम, झुकना न देंगे यह प्रण करें हम। तिरंगे के गौरव गुमान के लिए, तिरंगे के गौरव गुमान के लिए, तिरंगे की ऊंचाई उठान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान। वाह भाई साहब, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय हिंद। है। अभी आप सुन रहे थे ढाका सम्राट सम्मानीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी। उनके गीत को सुनकर आप सब ने प्रणाम किया है देश के वीरों को, शहीदों को, साबासों को, सैनिकों को, हमारी सेना को, सभी जो देशभक्त हैं उनको। किसी ने बहाया खून, किसी ने दी कुर्बानी। बचपन से सुनिए हमने कहानी, इस कहानी में कई बच्चे हुए अनाज, जंग के मैदान बन गए लाशों के फुटपाथ, छोटी छोटी कलियां भी नहीं थी किसी से कम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चारों तरफ जब ये उद्घोष है, माँ भारती की जय जयकार है, भारत माता की जय जयकार है, और ये जय जयकार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जीवन उसी माँ की देन है। और इस देश के लिए, क्योंकि हम इस देश के लिए हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। रेशमी रक्षा कवच राखी के धागों को नमन, सुर्ख फूलों को नमन, उनके परागों को नमन। खुद जली लेकिन उजाला दे गई जो देश को, उन चिताओं के अड़िग जलते चिरागों को नमन। सभी शहीदों को, वीरों को, जाबाजों को, हमारे जितने भी पूर्वज थे, देशभक्त थे, जिन्होंने मेरा रंग दे बसंती चुला, उन सबको नमन वंदन करते हैं आज के दिन। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आप ये स्मरण रखें, क्योंकि किसी को जातिवाद चाहिए, किसी को वंशवाद चाहिए, किसी को जातिवाद चाहिए, किसी को वंशवाद चाहिए, किसी को धन और यौवन का आशीर्वाद चाहिए। हम भी बदल सकते थे भाग्य की लकीरों को, पर हमें तो हमेशा ही हिंदुस्तान जिंदाबाद चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद चाहिए, तिरंगे को। और इसलिए अपनी इन पंक्तियों से आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यह कहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पवार को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें, हमें बताते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। ये हम आप सबसे अनुरोध करता हूं। और इस कवि सम्मेलन को देख करके अपने कमेंट्स हमें अवश्य भेजें। हर फर्ज को निभाए रखना, जिंदगी में हर फर्ज को निभाए रखना, तिरंगे की बुलंदी को बनाए रखना, तिरंगे की बुलंदी को बनाए रखना। अनगिनत कुर्बानियां देकर पाई है हमने ये आज़ादी, ये बलिदानी जज्बात जगाए रखना, जगाए रखना, जगाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।